ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। आई वेलकम यू ऑल फॉर टुडेज सेशन। आज का सेशन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हर ह्यूमन रिसोर्स का फंक्शन वैसे तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये फंक्शन आजकल की एचआर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि कन्वर्ट हो चुकी है स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स, जिसके लिए एचआर का रियल फंक्शन जो कि स्टार्ट हुआ था एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन से और आज वो इवॉल्व होके स्ट्रेटेजिक फंक्शन में चला गया, जिसमें कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, परफॉर्मेंस एवेल्युएशन, रिटेंशन, सक्सेशन प्लानिंग, ये कॉन्सेप्ट आज आ गए हैं जो कि समझना कि कहाँ से होते हैं और एक्चुअली एचआर का रोल इसमें क्या है वो हम ज़रूर पढ़ेंगे। और उसके अलावा हम ये जानेंगे कि इस फंक्शन में क्या क्या चीज़ें होती हैं और एक्चुअल में प्रैक्टिकल में उन्हें कैसा होना चाहिए और एक्चुअल में वो कैसी होती हैं। सो मेरे हिसाब से आज काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट रहेगा। टू स्टार्ट विद नाउ, लेट मी share my screen so you can actually so is my screen visible? Yes, sir. ठीक है, तो हम आज बिल्कुल स्टार्ट से शुरू करेंगे क्योंकि ये वाला जो मॉड्यूल है वो कोर एचआर को टच नहीं करता। तो ये वाला मॉड्यूल एचआर की दूसरी साइड टच करता है जो कि स्ट्रेटेजिक साइड। और स्ट्रेटेजिक साइड को समझने के लिए वापस से हमें एक दफ़ा एचआर को समझना ज़रूरी है। एज एन एचआर हम कौन है ये समझना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके हम एक्चुअल में परफॉर्मेंस मैनेजमेंट को समझ सकेंगे। देखें, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन हाउ आई परसीव एंड आई टीच कंपेयर टू व्हाट इज देयर ऑन इंटरनेट। और जो लोग पढ़ाते हैं, मेरे लिए डायरेक्टली जंपिंग इनटू दी कॉन्सेप्ट्स बहुत आसान है, लेकिन क्योंकि मेरा कोर्स बनाने का और पढ़ाने का तरीका कुछ ऐसा है कि मैं चाहता हूँ कि रियल में आपको पता चले कि जो फंक्शन है वो ग्राउंड रियलिटी में कैसे परफॉर्म हो रहा है और उसकी एक्सपेक्टेड आउटकम क्या था और क्या होना चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद हम डेफिनेटली परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की बात करेंगे और लास्ट पार्ट जो होगा वो हमारा जो इसका टूल है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का, केपीआईज और परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, हम उसकी बात करेंगे। अच्छा, ये थोड़ा बहुत इंटरैक्टिव सेशन मुझे करना पड़ेगा क्योंकि इस पूरे मॉड्यूल का ताल्लुक एज एन इंडिविजुअल आपसे है कि आप लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि जैसे आप सोचेंगे उसी हिसाब से ये चीज़ आगे चलेगी। और मेरी अपनी खुद की एक थ्योरी है जो मैं पब्लिश तो नहीं है, लेकिन मेरी अपनी थ्योरी है, वो भी मैं ज़रूर आप लोगों से शेयर करूँगा और उस पर आप लोगों का मैं ज़रूर फीडबैक लूँगा। सो टू स्टार्ट विथ, who is an HR professional? तो the answer is one word: HR is you. Because जैसी आपकी पर्सनैलिटी होती है, जैसे आपका परसोना होता है, जैसे आपकी सोच होती है, वैसे ही आप मैटर्स को डील करते हैं। फॉर सपोज अगर मेरे स्टूडेंट्स हैं और मेरे सारे स्टूडेंट्स के साथ मैं एक इंसिडेंट, सिमिलर सिनेरियो, सिमिलर सर्कमस्टांसेस शेयर कर दूं, मैं बेट करने को तैयार हूं कि 70% 80% का आउटकम एक दूसरे से डिफर करेगा। अप्रोच शायद नेट आउटकम सेम हो, बट द वे ऑफ अप्रोचिंग थिंग्स जो है वो 100% डिफरेंट होंगी। तो ये इसीलिए जो ह्यूमन रिसोर्स है वो कॉन्सेप्ट्स और बुक तो बहुत बाद में है, सबसे ज़्यादा इंसान को अपने खुद, हम एज एन एचआर, शायद ये और फील्ड में भी अप्लाई होता हो, लेकिन मैं क्योंकि एचआर का हूँ तो मैं इसमें विद फुल ऑनेस्टी एंड प्रोफेशन के बाद में कह सकता हूँ कि एचआर की फील्ड में बंदे का ऑर्गेनाइज्ड होना, पॉजिटिव होना, डिसिप्लिन होना,
ओपन टू थॉट्स होना, कंसिस्टेंट होना, लिसनिंग स्किल्स का इनहांस होना, एफिशिएंट होना, ये बहुत जरूरी है। ठीक है। लास्ट इक्वेशन विच आई ड्रॉ, पर्सनैलिटी प्लस एटीट्यूड इज इक्वल्स टू HR प्रोफेशनल। दिस इज द मॉडर्न फिनोमेना। आप लाख किताबें पढ़ लें, आप लाख कोई चीज कर लें, अगर एज एन प्रोफेशनल आप अपने ऊपर काम नहीं करेंगे, जिसमें आपकी अपेयरेंस है, द वे यू टॉक, द वे यू मेक पीपल फील व्हेन दे आर टॉकिंग टू यू, द वे पीपल लीव आफ्टर टॉकिंग टू यू, इज समथिंग मैटर। क्योंकि ये बहुत अच्छा होता है कि देखें, HR भी बाउंड होता है, HR भी मैनेजमेंट के डिसीजंस पे बाउंड होता है, उसके पास भी इख्तियारात नहीं होते, लेकिन द वे यू डील विद पीपल मेक देम अंडरस्टैंड कि हाँ भाई कुछ सुनने वाला है, होना कुछ नहीं, होना वही जो कंपनी चाहती है। लेकिन अगर आपका एटीट्यूड और पर्सनैलिटी जो है वो एम्पैथिक है, सिंपैथिक है, आप समझ रहे हैं, समझा रहे हैं, डिसिप्लिन कर पा रहे हैं, सो डेफिनेटली आप प्रोग्रेस करेंगे। अब ये वो थ्योरी है जिससे आज पूरा का पूरा लेक्चर हमारा घूम फिर के चलेगा कि अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज द रोल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। अब आप इसको इस तरह समझें कि हम HR जो है वो एक मूवी का करेक्टर है। ठीक है। और आप लोग जो है वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर है। अब आपको HR को कास्ट करना है अपनी मूवी में, तो आप उसको कौन सा रोल देंगे? आपके हिसाब से HR जो है वो हीरो होगा, आपके हिसाब से HR एडवोकेट होगा, या आपके हिसाब से HR विलन होगा? सो आप मुझे ये बताएं कि आप लोगों के हिसाब से ह्यूमन रिसोर्स क्या किरदार अदा करता है, या व्हाट यू फील कि ह्यूमन रिसोर्स इज अकॉर्डिंग टू यू, बिफोर मूविंग ऑन। जी प्लीज। सर HR लाइक जिस हिसाब से इनिशियली मेरी डिस्कशन हुई थी, तो एडवोकेट हो सकता है, बिकॉज पहले तो एक एक मॉडर्न थॉट तो यही है, ले थॉट तो ये होता है कि विलेन है, बिकॉज ही इज थिंकिंग अबाउट द कंपनी. बट since I'm into this profession and I have to, I've seen the both sides, the management side also and the employee side also. तो ब्रिज होता है तो एडवोकेट मेरे हिसाब से होता है, सपोर्टिंग, यू कैन से कि लाइक अगर मैनेजमेंट कोई चीज़ इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करवा रही है, मेरा काम है कि मैं एम्प्लॉयज़ को फॉरवर्ड करूँ, एंड सेकेंडली उनका ओपिनियन, उनका जो अगर फीडबैक आ रहा है वो मैनेजमेंट पे लेके आओ, to understand if even they are making it in a proper way or not, like if it's legitimate also or not. So what I personally feel is advocate. ठीक है। जी सर। Basically, how it's portrayed, if I take it that way, then I would say villain, because people think like that and this field is portrayed like that. So, to answer this question, I would say villain, ठीक है। but we are not the villain. ठीक है। जस्ट टू कंटिन्यू व्हाट आई एम आस्किंग, देखें जयान, आप भी इस बात को समझें। देखें, अभी यहाँ ये बात नहीं हो रही कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है, या ऑर्गेनाइजेशन हमारे बारे में क्या सोचती है। हम ये सोचते हैं कि हम परसीव क्या किए जाते हैं। टेक्निकली आप विलन अगर आप बोल रही हैं, तो आप इस कॉन्टेक्स्ट में बोल रही हैं कि एम्प्लॉय हमारे बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन अगर आप HR का टर्नओवर निकालें, तो मैनेजमेंट ने कितनी कितनी दफ़ा पूरा पूरा HR डिपार्टमेंट फारिग कर दिया, तो उनके हिसाब से भी हम विलन हुए। ऐसे कितने आपको इंस्टेंसेस देखे हैं कि उन्होंने पूरा पूरा हेड ही हटा दिया, पूरा पूरा HR डिपार्टमेंट ही फारिग कर दिया, जो उनकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर पाया। ये सुना तो होगा आप लोगों ने। ठीक है। अब नॉर्मल लाइफ में भी आप इसको इस तरह देखें कि हम खुद, क्योंकि मैंने कहा था ना, हम खुद, HR इज हम। अगर एक आदमी हमें बोले कि सुबह टाइम पे आओ, ये नहीं करो, ये करो, ये नहीं करो, यहाँ जाओ, यहाँ नहीं बैठो, तो हमारे लिए वो क्या है? एडवोकेट है? वो हीरो है वो हमारे लिए? अब तो मुझे नहीं पता, अब तो सब मिच्योर, आई बिलीव हम मिच्योर हो चुके होंगे, लेकिन अगर हम थोड़ा सा पीछे ले, जब हमारे वालिद साहब या हमारी अम्मी हमें ये सब करती थी, या अभी भी करती होंगी, तो हम उन्हें क्या परसीव करते थे?
not a villain, negative, because against our एग्जैक्टली will. एग्जैक्टली द पॉइंट. सो द पॉइंट ये नहीं है कि अगर आप अपने हिसाब से सोचोगे तो आपने एडवोकेट बोला, अगर आप उस पॉइंट से सोचो हम हीरो हैं, हम सबके भले की बात कर रहे हैं, हम कंपनी की भी भले की बात कर रहे हैं, एम्प्लॉय के भले की भी बात कर रहे हैं, तो हम तो अपने अपने हीरो खुद हैं. लेकिन टेक्निकली अगर आप टेक्निकल ग्राउंड्स में देखें तो मुझे अपने इस पूरे करियर में बहुत कम या ना होने के बराबर ऐसे लोग मिले हैं जिसने एचआर डिपार्टमेंट की तारीफ की हो. एचआर मैनेजर की तारीफ शुरू कर दी होगी, क्योंकि मैं एज अ बंदे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एज एन ओवरऑल डिपार्टमेंट की बात जरूर कर रहा हूँ कि मैंने एज एन कंपोनेंट, क्योंकि मैंने एज एन एचआर बोला है, मैंने एज एन एचआर मैनेजर नहीं बोला है, मैंने एज एन पर्सन नहीं बोला है. मेरा सवाल दोबारा समझिएगा, मैंने पर्सन की बात नहीं की है. तो जो एचआर डिपार्टमेंट है वो इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट है, ठीक है. जब वो ज्यादा एम्प्लॉयज को वो करता है तो वो एम्प्लॉयज के लिए विलन है, और जब वो थोड़ा थोड़ा लीनियंट हो जाता है तो वो कंपनी के लिए विलन हो जाता है, ठीक है. यहाँ पे बिल्कुल एडवोकेसी का पार्ट होना चाहिए कि ये यही हमें सीखना है कि हम एडवोकेट होने के सवाल ये है कि हम केस किसकी तरफ से लड़ेंगे. क्या हम केस लड़ेंगे एम्प्लॉयर की तरफ से, क्या हम केस लड़ेंगे एम्प्लॉय की तरफ से, या हम दोनों का साथ देंगे. ये डिसाइड करना बहुत जरूरी है. On modern grounds, I feel that it should be playing a advocate on both ends, जिसमें बैलेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, और बहुत थिन लाइन होती है बैलेंस को फॉरगो करने की. लेकिन दिस व्हाट आई फील, बट यस, टू बी ऑनेस्ट, वी हैव बीन पोर्ट्रेड एज अ विलन, ठीक है. मुझे इसमें कोई वो भी नहीं है, क्योंकि मैंने अगर किसी का अच्छा भी किया है या अच्छा भी करता हूँ एज एन ह्यूमन रिसोर्स, नॉट एज नबील, तो मुझे पता है कि इवेंचुअली हम ह्यूमन रिसोर्स को क्या सुनने को मिलता है. तो मुझे कोई इसमें मसला भी नहीं है, मैं अपना काम कर रहा हूँ और मैं कंपनी की पॉलिसी के लिए काम कर रहा हूँ, ठीक है. एक एग्जाम्पल को कोट करूंगा, अभी रिसेंट एग्जाम्पल है. हमारी कंपनी में ये पॉलिसी थी कि अगर किसी को ट्रांसपोर्टेशन मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, तो उसका ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस हट जाना चाहिए. ये बहुत अभी सीरियस इस पे एक्शन हुआ है. तो मैंने रिसेंटली एक केस आइडेंटिफाई किया और बोला कि भाई ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर और वो एडमिन डिपार्टमेंट ने, ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट ने उसको गाड़ी इंटीमेट कर दी, और उन्होंने हमें इंटीमेट नहीं किया कि इसका अलाउंस को हटा दें. तो जब मैं उसके हेड से बात की तो मैंने उसको ऑफ द रिकॉर्ड बोला, मैंने कहा देखो मैं तुम्हारी कंप्लेन नहीं करना चाह रहा, तो तुम एक काम करो, तुम इसको खुद टैकल कर लो. तो पता है उसने क्या किया, उस बंदे ने क्या किया, उसने जाके एम्प्लॉय को बोल दिया कि मेरी वजह से उसकी गाड़ी हट गई, और वो एम्प्लॉय मेरे पास आ गया. अब आप मुझे खुद बताएं कि मेरा क्या लेना देना उसकी गाड़ी से, या मुझे क्या मसला है कि वो गाड़ी रखे और अनाउंस भी रखे. लेकिन हम ये देखेंगे हमारे अपने खुद के लोग, उसके अंदर इतना प्रोफेशनलिज्म भी नहीं था कि वो, अगर मैंने उससे एक बात कही थी तो वो पॉलिसी के दायरे में उसको डील कर लेता. लेकिन उसने उसको जाके ये बोल दिया कि भाई मुझे तो कोई एतराज़ नहीं है, मैं तो बहुत अच्छा आदमी हूँ, ये साहब जो बैठे हैं ना इसमें, इसके हेड, इनको मसला है, अब कर लो, बन जाओ हीरो. So this is how the real life scenarios goes. Sir, I have a question. Please. How did you tackle this situation when he came to you? If you don't mind me asking. No issues. I took it on a very lighter note. What I said to him will make you laugh also. I said, yes, I asked them not to give you car, but we are arranging a jet for you, which you will park on the top of the company's building. So I took on a very lighter note, and everybody would start laughing. And I just closed the matter and I just move out. क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में ये सीखा है कि कन्फ्रंटेशन का कोई फायदा नहीं होता. But I don't want to defend myself on this. उसको मैंने ये, उसमें मुझे बाद में आके बोला कि सर वो डायरेक्टर ने अप्रूवल दे दिया. मैंने कहा डायरेक्टर ने अप्रूवल दे दिया तो भाई उसको जहाज भी दे दो. मैं भी तुमसे यही तो कह रहा था कि अप्रूवल ले लो. तुमने डायरेक्टर के बगैर उसको गाड़ी दे दी और मुझे इंटीमेट भी नहीं किया.
अब डायरेक्टर से तुमने बता के ले लिया कि वो गरीब आदमी है, जो भी ठीक है, मुझे क्या एतराज है। मैंने तो उसको बोला कि हाँ भाई, हमने आपने जेट तो सब बसना शुरू हो गया। So just a learning outcome from this note is that अगर कोई ऐसा हो तो आप उसको जस्टिफाई करने नहीं बैठ जाए कि मैंने यूं किया था, मैंने वो किया था, क्योंकि आप लायबल नहीं है जस्टिफाई। आप हमेशा कन्वर्सेशन को क्लोज एंड करने की कोशिश करें कि किसी तरीके से वो कन्वर्सेशन जो है वो क्लोज हो जाए। क्योंकि ऐसे देखें, आप एक पोजीशन है, आप पे एक है, आप किसी की इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहे हैं, आप किसी भी तौर पे उसका नाम नहीं ले सकते कि जी मैंने उसके कहने पे किया था, ये भी एथिकली ठीक नहीं है। अब आपको यही तो मैंने कहा ना कि अब दोबारा मेरी पहली स्लाइड पे आए थे एच आर इज यू, कि इसमें ये चीज ना कोई कोई किताब नहीं सिखाएगी आपको, ये चीज कोई बुक नहीं सिखाएगी आपको, ये आपके एज प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस सिखाएंगे कि आपने कैसे इसको इनकाउंटर करना है। इसीलिए आप जैसे हम जिस लोगों के साथ बातचीत करते हैं, हमारे लाइफ केसेस समझते हैं, तो आपको एहसास होगा कि ये चीज कोई बुक में नहीं लिखी हुई, ये कोई बुक नहीं पढ़ाएगी आपको। जी, सवाल पूछिए। तो अब जैसे रियल लाइफ में सिनेरियोज में ये भी होता है ऑर्गेनाइजेशंस में, लाइक अगर कोई चीज़ इम्प्लीमेंट करवानी है, ऑब्वियसली टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसीजन बनाती है, हमें कन्वे होता है एंड वी मेक इट अ पॉलिसी एंड इसको इम्प्लीमेंटेशन पे जाते हैं। बट ऑन द कॉन्ट्ररी रिजल्ट्स ये आता है कि जो एम्प्लॉयज डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के उसमें होते हैं, दे कम एंड वो एचआर पे ही आके करते हैं एज इफ उसे हम लोगों ने किया है या हमारी बिल थी या इट वाज वी हु हैड प्रपोज्ड दिस टू द सीनियर मैनेजमेंट। अब लाइक जैसे हमारी कंपनी में वर्ड काउंट बेस्ड इट्स राइट अप आल्सो आईटी प्लस कंटेंट उस पे, तो कंटेंट में हम लोगों ने अभी डिफरेंशिएट किया था कि कैंसिलेशन वगैरह बहुत आ रहे थे, उसको रोकने के लिए हमने कर दिया था कि हमने वर्ड पे सैलरी रख दी थी कि आपने अपना बेंचमार्क मीट कर दिया एंड अगर कोई कैंसिलेशन ऑर्डर होता है तो वी विल बी इम्प्लीमेंटिंग फाइन। अब ये ऑब्वियसली टॉप लेवल मैनेजमेंट का डिसीजन था। अब इसको जब इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो अब लोग एचआर पे पॉइंट आउट कर रहे हैं, ऐसे केसेस में किस तरीके से डील करना होता है? बिल्कुल, जो आपने एग्जांपल दिए ना, इस स्लाइड पे आप आ जाएं, इसमें ना आपको ये बनना होता है। मैंने एक डायरेक्टर से सीखा है अपने, कि उनकी एक बहुत अच्छी आदत थी, अब आप जो भी कह लें उसको, कि वेन एवर ही, या तो उसने कहा था देखो भाई, कोई डिसीजन अंदर बनना हो ना, तो इतना यू हैव टू बी गट्सी, से नो टू द ऑर्गेनाइजेशन, और वहां पे सारी बात कर लो। अगर तुम वहां पे ओके करके आ गए हो ना, तो ये तुम्हारा फैसला हो गया है। अब यू आर द फेस, अब तुमने उसको ओन करना है, अब तुमने उसको ओन करना है, क्योंकि तुम फ्रंट एंड हो भाई, तुम्हें रखा ही इसलिए गया है। या तो अगर तुमसे नहीं माना जाता तो तुम इतने गट्सी बनो, तभी तो वो एचआर डायरेक्टर की पोजीशन, सीएचआरओ की पोजीशन, इतनी सीनियर सीनियर पोजीशन क्यों रखी गई हैं, कि वो मैनेजमेंट के साथ आई टू आई बात कर सकें। और अगर कोई फैसला उनको समझ में नहीं आता तो वो वहीं पे ही उनसे बात करके उसको डाइल्यूट कर सकें। और अगर वो वहां से यस बोल के आ गए हैं, तो अब वही उनका फैसला हो गया है, और अब वो ही कम्युनिकेट करेंगे और वो ही ओन करेंगे। जैसे कि अगर मैं आपसे कोई बात कहता हूँ और आप मेरी बात को मुझे कन्विंस नहीं कर पाते, तो आपके पास दो ही ऑप्शन है। या तो आप ये कह दो कि भाई यार, ये मैंने तो कुछ नहीं किया, ये तो सर वहां से आया है। एक अप्रोच ये भी होती है, जिसकी वजह से पूरे पूरे एचआर फारिग हो जाता है। और दूसरा ये है कि आप उसको, देखिए मेरे जिंदगी में बहुत सिंपल सा रूल है, इस बात को मैं मानता हूँ कि अगर जिंदगी में कोई चीज आप खुद कन्विंस है ना, तो आप दुनिया को कन्विंस कर लेंगे, रिगार्डलेस वो कितनी ही गलत हो। लेकिन अगर कोई चीज पे आप खुद कन्विंस नहीं है, चाहे वो कितनी भी सही हो, तो आप जब अपने आप को कन्विंस नहीं कर पा रहे, तो आप किसी को क्या कन्विंस करेंगे। दैट इज वाई अगेन आई विल गो टू द बेस लाइन ऑफ यू एज एन एचआर, कि आप अपने पर्सोना में, आप कंपनी के, आपको लगता है कि इट्स गुड फॉर बिजनेस, आप भी एग्री हो इस पॉइंट से, तो फिर तो ये आपका फैसला हो गया ना। और हमारा भी ये काम है, आप जैसे जितनी भी पॉलिसीज है, फॉर सपोज सबसे बेस लाइन पॉलिसी टाइमिंग की, कि जी आपको इतने बजे आना है। हर आदमी को उस पर एतराज होता है, हर आदमी आपको अपने नजरिए का एचआर बताता है कि जी हमारे हिसाब से तो ये होता है, हमारे हिसाब से तो ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो अगर आप कंपनी की उस पॉलिसी के साथ मुत्तफिक हैं, एग्रीड हैं, इफ यू एग्री ऑन व्हाट कंपनी is doing is right and that should be the way forward, then I'm sure you will be able to defend it. But if you have your own say, you're not all coming on time, and you also believe that this policy is not right, so I'm sure you will not be able to defend it. Shan, agreed? Yes, agreed.
Okay, Saraf, did I give you answer to your question, please? यस सर, बट इतनी इजीली सब खत्म हो गया बस एक बात बोलने से ही. देखें, दिस इज व्हाट एक्सपीरियंस एंड पर्सनालिटी इज दैट, सी, मुझे उससे कोई कन्वर्सेशन करनी ही नहीं थी. वो मेरे पास आया, वो हंसता रहा, मुझे उसकी पता था कि ही वांटेड टू से समथिंग एल्स, बट आई जस्ट क्लोज द कन्वर्सेशन. क्योंकि मुझे सेकंड पॉइंट से समझ में आ गया कि ही गॉट एन अप्रूवल. सो आई सेड, बिकॉज यू गॉट एन अप्रूवल, सो वी आर नाउ विलिंग टू गिव यू अ जेट. क्योंकि वो बात वहां पे खत्म हो चुकी थी, लेकिन मुझे उस पे है, आई स्टिल फील इन माई सेट कि अब नाउ व्हाट विल हैपन, कि अब जो भी होगा ना, मैं उस आदमी को नहीं बोलूंगा. अब जो भी होगा आई विल डायरेक्टली कम्युनिकेट इट टू द टॉप मैनेजमेंट डायरेक्टली. क्योंकि अभी तो मैंने उसको सपोर्ट किया था, अभी तो मैंने उसको हेल्प किया था कि यार ये तुमने गलत कर दिया है, ये तुमने बगैर मैनेजमेंट के अप्रूवल के उसको कार दे के गलत कर दिया. बट व्हाट ही डिड, उसने मुझे ही बना दिया विलन. तो अब मैं बहुत खुशी खुशी विलन बनता. आई एम वेरी हैप्पी टू बी विलन. अगर ऐसा है तो ऐसा ही सही. इसमें अगेन एक चीज मैं आपको बताऊंगा कि शायद आपको ये बात इसलिए वो नहीं हो रही होगी, क्योंकि अगेन इट्स द मैटर ऑफ द पर्सनैलिटी. क्योंकि अगर आप एज एन इंडिविजुअल यू वांट टू, देखिए एक बात समझ लें, जिंदगी में यू कैन नॉट, और ये जिंदगी का लेसन है, यू कैन नॉट कन्विंस एवरीबडी. सो डोंट ट्राई. जब तक ये स्टेटमेंट समझ में नहीं आएगी ना, कुछ भी नहीं हो सकता. Don't ever go to convince everybody. You just need to give your point to the maximum you can, and that's it. Full stop. Case closed. The more you try, the more you are creating problem for your own self. That's it. If you are right, if you're doing the right thing, just convey one or two times, two different ways is more than enough. And then move on. Because trust me, the one who don't want to understand you will not understand. And the people who want to understand you and are willing to be open minded will always understand even a halfway around. Okay, got it? जी, थैंक यू. Okay. Now, for an human resource, one of the fundamental function is to ensure that we are incorporating this concept of development of leadership. This should be the core function these days. Apart from the onboarding, disciplinary, convincing people, payroll, no, this is obsolete. It is very core, very, very basic. Now the actual function of human resource we need to understand, and which is the part of the certification, is that the one of the fundamental part of our role is to ensure and support our company mission and vision. And how we can do it? By developing leaders, जो कि इंडिविजुअल्स की कैपेसिटी डेवलपमेंट हो, ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिबिलिटी को बढ़ाएं, उनकी डिसीजन मेकिंग हो, कम्युनिकेशन स्किल्स को हो. इमोशनल इंटेलिजेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है. अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी उसमें बहुत ज़्यादा इंकॉर्पोरेट हो चुका है. चेंज मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, क्योंकि एक बहुत फनी इसमें स्टोरी है. हु वांट चेंज, एवरीबॉडी रेज देयर हैंड. हु वांटेड टू बी चेंज, नो वन रेज देयर हैंड. सो ये बहुत थिन लाइन है. एक वर्ड ऐड करने से पूरा का पूरा फिनोमेना बदल जाता है. तो चेंज की बातें हर कोई करता है, लेकिन हम में से कितने लोग सुबह 5 बजे उठते हैं, ये हमें सबको पता है. डेफिनेटली लीडरशिप. अच्छा, ये इस पूरे टॉपिक का हमारे नेक्स्ट इसलिए जरूरी है कि ये सब कुछ अटेन करने के लिए ही हम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट करते हैं. सो लीडरशिप डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के लिए, अट्रैक्ट एंड रिटेन टैलेंट. बिकॉज वन ऑफ द रीजन ऑफ पीपल leaving a company is that they don't feel they are getting growth, not in term of financial but definitely in term of their career also. Strategy execution के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि someone needs to take the pain, and more importantly navigating change. Because definitely leadership उस पॉइंट पे होती है कि यू आर, अब आई डोंट नो आप में से कितने लोग क्रिकेट देखते हैं, बट एक टीम है उसका नाम है इंग्लैंड. इंग्लैंड के एक कोच आए,
जो कि एक एग्रेसिव माइंडसेट के थे, उन्होंने टेस्ट मैच एक फॉर्मेट ऑफ द गेम होता है जो कि ओल्ड स्कूल थॉट में इट्स अ वेरी स्लो पेस गेम, यू हैव टू स्टॉप द बॉल एंड प्ले एज मच डे एज यू कैन। सो उन्होंने आके चेंज मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट लेके आया और उन्होंने जो मॉडर्न डे क्रिकेट है, जो फास्ट क्रिकेट है, ठीक है, उन्होंने उसको इंट्रोड्यूस करवाया। और उनका नाम है ब्रेंडन मैकलम, जो कि एक बहुत एग्रेसिव क्रिकेटर थे। और उन्होंने कॉन्सेप्ट लेके आया बेसबॉल। तो बेसबॉल ये था कि टेस्ट मैच को भी वो वनडे और T20 की तरह खेलते थे और बहुत फास्ट हिटिंग से खेलते। तो वो कॉन्सेप्ट वो लेके आए तो उन्होंने पूरा मॉडर्न डे टेस्ट क्रिकेट ही चेंज कर दिया। और इस कॉन्सेप्ट की वजह से आज अगर आप टेस्ट मैचेस देखें तो यू विल फाइंड मोर रिजल्ट्स। कि पहले के टाइम पे बहुत टेस्ट मैच ड्रॉ होते थे, लेकिन अब जब थोड़ा सा फास्ट क्रिकेट हुई है तो बहुत सारे मैचेस जो हैं वो रिजल्ट्स की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो ये वन ऑफ द एग्जाम्पल है, ऐसी बहुत सारी एग्जाम्पल्स आपको हर फील्ड में मिल जाएंगी। जैसे कि अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो अभी जो AI की एक कंपनी है जो कि एक प्रोडक्ट सेल कर रहा है, और वो प्रोडक्ट इतना अच्छा है कि मतलब रिक्रूटमेंट का, कि इत्तेफाक से मैंने उस कंपनी के लिए इंटरव्यू भी दिया था। तो उन्होंने मेरा इंटरव्यू ही अपने सॉफ्टवेयर पे लिया और उन्होंने मेरा रिजल्ट भी अपने सॉफ्टवेयर पे दिया। तो ना सिर्फ उन्होंने मेरी CV को जो कि एक नॉर्मल था कि जी वो ATS के थ्रू शॉर्टलिस्ट होती है, आप बिलीव नहीं करेंगे कि मेरा इंटरव्यू भी AI ने लिया और इंटरव्यू के सवाल भी रोबोट ने लिए। जिसमें उसने मेरी पहला सवाल उसने मेरी CV से की है, जो मेरे CV में लिखा हुआ था, और दूसरा सवाल उसने दूसरे पॉइंट के सवाल उसने जॉब रिलेटेड किए। और उसके बाद एक हफ्ते बाद उसने मुझे मेरी पूरी इवेल्यूशन रिपोर्ट जिसमें मेरी, जब इस तरह कैमरा खुला हुआ था, मेरी बॉडी लैंग्वेज, मेरे प्रोनाउंसिएशंस, मेरे ग्रामेटिकल थिंग्स, मेरे जवाब कितने थे, मेरा कॉन्फिडेंस कैसा था, उसने पूरा का पूरा मुझे जवाब दिया। और उसकी बेस पे मेरा आई थिंक 7.3 स्कोर आया था आउट ऑफ 10। तो फिर उन्होंने मुझे फर्दर ऑटोमेटिक तरीके से ही उन्होंने मुझे जॉब ऑफर भी कर दी थी। वो तो आगे हुआ नहीं हुआ वो एक अलग मैटर है, लेकिन मतलब दुनिया अब यहाँ तक चली गई है और वो कंपनी एक वो सोल्यूशन प्रोवाइडर है। अब वो एक ऐसा सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं कि रिक्रूटमेंट का पूरा काम जो है वो आपको शॉर्टलिस्टिंग से पहले ATS पे बात खत्म नहीं हो रही, वो आपको पूरा वीडियो इंटरव्यू करके भी बता रहा है कि वो कैंडिडेट जो है वो कैसा है। तो मतलब ये जो मैंने खुद चीज एक्सपीरियंस की है तो आई वाज लाइक ब्लोन अवे। ठीक है जी, अब हम आते हैं द रियल टॉपिक ऑफ टुडे सेशन। आई होप द बेस इज सेट, सो हम समझ सकते हैं कि हम अब क्यों करने जा रहे हैं। सो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इन रियल टाइम। ओके, व्हेन आई मीन रियल टाइम आई एम टॉकिंग अबाउट द एग्जिस्टिंग सिनेरियो। आप अपनी कंपनीज ले लें, सही है, एंड जस्ट इमेजिन कि आपकी कंपनीज में कैसा होता है, मुझे शेयर जरूर कीजिएगा कि कैसा होता है। अनफॉर्चुनेटली जो एग्जिस्टिंग परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम है वो सिर्फ जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंडक्टिंग द PMS, उसकी रूट नहीं है, ठीक है ना, तो उसका सेंस नहीं है, या उसका जो आप कह लें कि रियल मीनिंग है, दैट इज नॉट बीन फॉलोड और बीन अकॉम्प्लिश्ड। सो द रियल टाइम performance management is not just annual appraisals, it's continuous systematic process that ensure every employee efforts are aligned with organizational goals, code to code, and I don't think ऐसा होता है। आइडियली CEO टॉप मैनेजमेंट जो है वो एक अपने गोल सेट करते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों की एग्जांपल लेता हूँ, रियल एस्टेट की एग्जांपल है या IT की एग्जांपल, मेरे स्टूडेंट्स हैं। तो आपका जो ओनर है, जो बाहर से बिजनेस करने आए हैं, उनका पहला एम ये है कि दे वांटेड टू बी अमंग द टॉप 10। और चलो उसको इस तरह ले लेते हैं कि अपनी मार्केट शेयर को, जो उनका करंट मार्केट शेयर है, उसको 10% से इंक्रीज करना है। ये उनका, अगर मैं एक गोल ले लूं कि यार इस साल 2026 में जो भी हमारे करंट क्लाइंटेल है उसको हमें बाय 10% या 15% या 10 नंबर्स, 10 मोर क्लाइंट्स, ठीक है, क्वांटिफाइबल फॉर्म में हम उसको देख लेंगे, हमें इतने से जाना है।
तो एक लाइन से अब सारे के सारे डिपार्टमेंट, चाहे वो स्ट्रेटेजी का हो, एचआर का हो, फाइनेंस का हो, ऑपरेशंस का हो, सेल्स का हो, सब पे वो जाएगा और कैस्केड होगा, और सब के सब उस गोल को कन्वर्ट करें कि हम हमारे सब गोल्स क्या होंगे कि अगर हम ए बी सी अचीव करेंगे तो हम इवेंचुअली अपनी ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव कर पाएंगे। एचआर के लिए कि हमें कितने और लोग हायर करने होंगे, हमें कितनी ट्रेनिंग्स देनी होंगी, हमें किस तरह रिटेंशन पे काम करना होगा, हमें कंपोजिशन पे क्या काम करना होगा, ये हमारे एंड से हमारा गोल होगा। और फिर ये जो गोल्स हैं डेफिनेटली अगर रिक्रूटमेंट का है पार्ट तो रिक्रूटमेंट में चला जाएगा, सीएनबी का पार्ट है तो वहां चला जाएगा, ट्रेनिंग का पार्ट है तो वहां चला जाएगा। और फिर ये लोग जो है ये इसको तोड़ के अपने गोल्स बनाएंगे, ताकि जब ये अपने सब गोल्स को अचीव करें तो डिपार्टमेंट गोल को अचीव हो, डिपार्टमेंट गोल अचीव होगा तो ऑर्गेनाइजेशन कंट्रीब्यूशन में इम्पैक्ट करेगा। तो ये एक बहुत सिंपल सा साइकिल है जो कि रियल लाइफ एक्चुअल एसेंस ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट होना चाहिए। और साथ ही साथ इसमें जब हम ये कर रहे हो तो डेफिनेटली डेवलपमेंट एक्शंस, रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड्स और डेटा ड्रिवन डिसीजंस पे भी काम हमें करना चाहिए कि भाई हम जो भी चीज़ें करें वो एक क्वांटिटेटिव फॉर्म में उसको डिसाइड करके उसका आउटकम होना चाहिए। अब इसमें एक वर्ड यूज किया है केपीआई, ठीक है। अब पहले तो आप नोट कर लें, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, केपीआईज, ठीक है। गोल्स जो हैं, अगर आप उसको अगर दोनों जगहों पे आप स्मार्ट SMART नहीं लगाते, अगर आप गोल्स और ऑब्जेक्टिव को अलग अलग पढ़ते हैं तो दोनों में बहुत सिंपल डिफरेंस है। गोल्स थोड़े से लॉन्ग टर्म होते हैं, थोड़े से वेग होते हैं और टाइम बाउंडेड नहीं होते। ऑब्जेक्टिव्स सॉर्ट ऑफ थोड़े से कंट्रोल्ड और टाइम बाउंडेड होते हैं, और केपीआईज उन ऑब्जेक्टिव्स को ट्रैक करने की सब शीट्स होती है कि मैं क्या क्या चीजें करूंगा जिसकी बेस पे मेरे ऑब्जेक्टिव हो जाए। लेकिन अगर हम स्मार्ट SMART जो हम आगे पढ़ेंगे, हम स्मार्ट का वर्ड यूज करते हैं तो फिर वो दोनों एक ही वर्ड हो जाते हैं, वो फिर इंटरचेंजेबली यूज होते हैं, गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स। चले, बिफोर आई शुड आंसर यू, अब आप मुझे बताएं आप लोगों के हिसाब से परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जरूरी क्यों है? सर मेरे हिसाब से सॉरी आई वाजंट देयर जो आपने भी लेक्चर दिया था, बट सिंस आई जस्ट हर्ड योर क्वेश्चन, तो मेरे हिसाब से ये होता है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में टू प्रमोट पीपल टू गेट द राइट पर्सन फॉर द राइट फिट। फॉर एग्जांपल मैं हूँ एक जूनियर पोजीशन में, बट मेरी एबिलिटी या मेरा वर्क इस तरह का कि मैं थोड़ा अपग्रेड या मिड पोजीशन पे आ सकता हूँ, एंड इफ देयर इज अ नीड ऑफ द कंपनी उस उस बेस पे भी, या मेरे अगेंस्ट भी अगर लाइक इफ आई एम not producing that much of work that I had to or I was committed to, maybe for that particular reason. ठीक है जी सरफ। Basically, it is definitely important to improve the what do I say, the responsibilities, the work, the productivity, and also in the career development side. Before, if we don't do this, then we won't move forward. We won't be able to move forward. ठीक है, देखें जस्ट वन बाय वन हम चलते हैं। पहला कि जो कंपनी सोच रही है और जो लोग सोच रहे हैं दोनों को अलाइन करना बहुत जरूरी है, सही है। वरना कंपनीज क्या सोचती हैं कि जी हम तो ये कर रहे हैं, हमारा ये इम्पैक्ट है, और जो लोग हैं वो उस चीज को उस तरह देख ही नहीं पाते। उनके हिसाब से कंपनी तो उनके लिए कुछ कर भी नहीं रही होती। तो सबसे पहले परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का फिनोमेना, कंपनी का गोल, ऑब्जेक्टिव, मिशन, विजन उन सब तक पहुंचाना इसलिए जरूरी है ताकि सब लोग एक पेज पे हों। वरना जो कंपनी का डिसीजंस हैं और जो एम्प्लॉय का परसेप्शन है या उनके एक्शंस हैं वो कभी भी मैच नहीं होते। तो डेफिनेटली ये बहुत बड़ा फ्लॉ है जिसको ये परफॉर्मेंस मैनेजमेंट फिल करता है।
सेकेंडली, आपकी एक्चुअल फॉर्म में अकाउंटेबिलिटी रिकॉर्ड होती है और प्रोडक्टिविटी गेज होती है। और थर्डली, एम्प्लॉय इंगेजमेंट रहती है कि यस नाउ वी आर बीइंग चेक्ड, फीडबैक होगा, रिकग्नाइज किए जाएंगे और हम फाइनली एम्प्लॉयज आर फील वैल्यूड। लास्ट जो कि शयान ने बोला कि जी मैं जूनियर पोजीशन में काम कर रहा हूँ तो मैं आगे जाऊंगा, उसके लिए करियर डेवलपमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। हर पोजीशन का नेक्स्ट पाथ होना बहुत ज़रूरी है। बट अगर आप रियल लाइफ सिनेरियो देखें कि बहुत सारी पोजीशंस ऐसी होती हैं जो हायर सिर्फ इसलिए की जाती हैं कि भाई वो ज़िंदगी भर वही रहेंगे, और अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग भी ज़िंदगी भर वही रहना चाहते हैं। ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये क्वांटिफाइबल डाटा होता है तो आपको डिसीजन मेकिंग करने में आसानी रहती है। आई होप कि मैंने इसको जो सेग्रीगेट किया है तो आप लोगों ने जो एक समराइज फॉर्म में मुझे आंसर दिया था वो सारे पॉइंट्स मैंने कवर कर लिए होंगे। अब हम आते हैं इसके बेनिफिट्स पे। बेनिफिट्स फॉर एम्प्लॉइज, डेफिनेटली what you are expecting, you will get a clarity on that, because at least you know okay what are your goals. For suppose your manager does not like you, but you are having a quantifiable gaugeable goals, so definitely he likes you or he don't likes you if you meet the goals, so no one can stop you getting a growth. ठीक है। you will be able to, you should be getting a feedback on where you are lacking, because definitely जब की performance indicators की meetings होती हैं उसका KPIs का मकसद ही ये होता है कि हम साल के आखिर में ना खड़े हुए हों कि यार हमने अचीव नहीं किया। KPIs बनाए इसलिए जाते हैं कि to keep a track कि what you want to achieve in longer period of 12 months, how you are doing and what exactly you need to do more to achieve that on time. And most importantly, it is a motivation factor. Definitely for that you are being identified to give training and coaching and mentoring which links to your performance achievements and filling up your gaps. And definitely when you are meeting the expectations and going beyond the expectations, so you should be on the path of career growth. And last and most importantly, it should be giving a fairness and transparency for people to be feel secured, and just to eliminate the factor of biases and favoritism. And I will come on the point that still how badly the current performance management system is not able to reduce this biasness and favoritism factor. Now, how it has been benefit for the company, as we have said, it's like alignment of strategies. It will ensure productivity. It will ensure to achieve the company their mission and vision, and the goals they have set for that year. And definitely they would be able to identify the future leaders. So as I said, without using the word SMART, by bookish definition of goals, objective and KPIs, please note it down. It is the way ये बहुत यूज होता है। तो गोल जो है वो दे आर ब्रॉड, दे आर लॉन्ग टर्म, desired outcome, it's strategic, and definitely it's on the context of overall organization. Objective, they are specific, measurable, they are concrete, and definitely it's like to have an engagement, to know how you are going to achieve those. For suppose ये एक एग्जाम्पल्स में दी हुई है कि आपका एक ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो HR कॉन्टेक्स्ट में अगर हम गोल की बात करते हैं तो पहला जो एग्जाम्पल है वो ये है कि जी इम्प्रूव एम्प्लॉय एंगेजमेंट। अब एम्प्लॉय की एंगेजमेंट को करना है अक्रॉस, तो ये एक बहुत ही ब्रॉड और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है। अगर मैं उसको गोल, अगर मैं उसको ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट करूँ तो कंडक्ट 3 एंगेजमेंट सर्वेज एंड इम्प्लीमेंट एटलीस्ट 2 एंगेजमेंट प्रोग्राम विद इन अ ईयर। तो अब आप ये देखें कितना स्पेसिफिक और कितना टाइम बाउंडेड है, और बड़ा स्पेसिफाई है कि आपने वो करना कैसे है। और की एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस इंडिकेटर ये है कि अब आपने जो सर्वे किया है उसमें आपका जो स्कोर है वो कितना परसेंट होना चाहिए, तो नो कि यार आप जो चीज़ चल रही है वो जो आप करना चाह रहे हैं वो कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। ठीक है जी, यहाँ तक कोई सवाल? अगर मैं फास्ट हूँ तो प्लीज बताइएगा कि थोड़ा फास्ट हूँ या सही है। ठीक है, आई डोंट वांट टू टॉक टू माई सेल्फ ओनली।
नहीं सर, इट्स ओके। ये लास्ट वन थोड़ा फास्ट था, बट इट्स ओके। ठीक है, क्या चीज फास्ट है? ये गोल ऑब्जेक्टिव दोबारा बताओ। नहीं, इट्स ओके, आई विल गो थ्रू द रिकॉर्डिंग, व्हाई टू वेस्ट द टाइम। ओके, ये चलो हो फिर से जाए। एक दफा रिपीट कर देता हूँ। गोल थोड़ा सा ब्रॉड एंड लॉन्ग टर्म होते हैं, ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक एंड मेजरेबल होते हैं। अगर हम इसको सिर्फ इस टर्म को पढ़ें, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इस टर्म के साथ एक वर्ड यूज होता है SMART, वो हम आगे पढ़ेंगे तो ये सब क्लब हो चुका है। लेकिन अगर आप कहीं पे भी सिर्फ गोल्स सुने या ऑब्जेक्टिव सुने तो दोनों में डिफरेंस है। वो ये है कि जी गोल्स आर ब्रॉड एंड लॉन्ग टर्म, ऑब्जेक्टिव्स आर स्पेसिफिक एंड मेजरेबल। KPIs are actually an indicators for, suppose मैं फिर आपसे बोलता हूँ, आपके लाइव एग्जांपल लेता हूँ। आपको मैंने एक ऑब्जेक्टिव दिया है, आप सेल्स के लोग हायर कर रही हैं और मैंने आपको बोला है कि फर्स्ट क्वार्टर में आपने 15 सेल्स के लोगों को हायर करना है। ये आपका पहले क्वार्टर का ऑब्जेक्टिव है। एग्रीड हो गई मेरे से? यहाँ तक बात समझ में आ गई? जी बिल्कुल। ठीक है, अब एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं। तो अब की परफॉर्मेंस इंडिकेटर ये है कि अगर आप 5 या 5 से ज्यादा एक महीने में हायर कर रही हैं तो इसका मतलब कि आप ट्रैक पे है। तो आपका KPI होगा एटलीस्ट हायर 5 और मोर इन अ मंथ। ठीक है, तो जब महीना खत्म हुआ और आपका स्कोर आया 4, तो इसका मतलब आप अपने KPI से, अपने ऑब्जेक्टिव से पीछे हैं। अगर स्कोर आया 7, तो इसका मतलब आप अपने अपने KPI पे ऑन ऑन है या अबव है। तो आपको हर महीने की एंड पे पता चलता रहेगा कि जो आपको एक्चुअल में क्वार्टर में अचीव करना है वो आप कर पा रही हैं या नहीं कर पा रही। ताकि अगर कोई रेमेडियल एक्शन लेना है तो हम अगले महीने में जाने से पहले ही ले लें। हम 3 महीने के बाद ना सर को बोलें कि सर देखें वो तो ये हो गया था, लोग नहीं मिल रहे थे, हम सैलरी कम दे रहे थे। नो, जो अगर रिहर्सल होना है, रीजनिंग होनी है, वो 1 महीने के बाद की मीटिंग में हो जाए। तो जब हम लोगों को ऑब्जेक्टिव मिलता है और 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, जैसे मुझे एक ऑब्जेक्टिव मिला हुआ है कि मुझे एक नया सिस्टम इम्प्लीमेंट करवाना है और मुझे टाइम मिला हुआ है 3 महीने का, तो मेरी मेरे मैनेजर के साथ हर हफ्ते मीटिंग हो रही है, हर हफ्ते। ओके, और हर हफ्ते मैं उसको ये बता रहा हूँ और वो इस पे डिसाइड कर पाता है कि हम, हमारा जो डेडलाइन है 15 जनवरी की, वो हम मीट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और अगर हम नहीं कर पा रहे होते, तो जैसे मैंने लास्ट वीक बताया था कि मैं लास्ट सैटरडे, सैटरडे मेरा ऑफ होता है, बट मैं लास्ट सैटरडे भी ऑफिस में था। वो मैं इसलिए ऑफिस में था कि हम अपने प्लान के हिसाब से थोड़ा सा पीछे थे। तो मुझे और मेरे मैनेजर को थर्सडे को लेट बैठना पड़ा, फिर हम सैटरडे को आए, हमने पूरा दिन काम किया और फिर मैंने रात को फिर काम किया ताकि जब हम संडे को ऑफिस पहुंचे तो जो भी हमारा शॉर्ट फॉल था वो कवर हो गया था। तो ये मतलब होता है कि परफॉर्मेंस इंडिकेटर। अब क्लियर है? जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। ठीक है, अब परफॉर्मेंस मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज की हम बात करते हैं। अब जो मैंने कहा बार बार एक वर्ड यूज कर रहा स्मार्ट का, तो ये मॉडर्न टाइम में जो पहली स्ट्रेटेजी आ गई है उसमें आता है एक टर्मिनोलॉजी है जिसको हम कहते हैं स्मार्ट: स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलिवेंट एंड टाइम बाउंडेड। जब जब से ये इंट्रोड्यूस हुआ है तो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स जो है ना, वो अब सिर्फ एक वर्ड रह गए हैं इंटरचेंजेबली होने के लिए। या आप उसको कह लें कि ऑर्गेनाइजेशन की बात होती है तो गोल्स होते हैं सेम, जब डिपार्टमेंट में आता है तो वो ऑब्जेक्टिव्स हो जाते हैं। बट टेक्निकली जब जब स्मार्ट का वर्ड है तो अब, क्योंकि जब गोल के साथ भी स्मार्ट लग गया, तो गोल आर नो लॉन्गर broad, they are narrowed, they are no longer vague, they are time bounded. Okay, they are no longer qualitative, they are quantitative. तो जब इस कॉन्सेप्ट को गोल के साथ लगाया गया तो अब सब कुछ जो है वो एक ही टर्मिनोलॉजी है। इसलिए अब आप चैट को भी पूछेंगी या गूगल भी करेंगी तो स्मार्ट गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आर मोर और लेस गिविंग यू द सेम मीनिंग। हेलो, आई एम ऑडिबल? Yes, sir. जी सर। ओके, सो दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है कि अब हम
वेग बातें नहीं करते हम, जैसे कि मैंने कहा ऑर्गेनाइजेशन शुरू से बताती, अब वो ये नहीं बोलती कि यार आई वांटेड टू बी द टॉप 100 इन यूएई। नहीं भाई, क्या टॉप यूएई, तो इंडस्ट्री स्पेसिफाई करो कि हमें अपनी इंडस्ट्री में किस सेक्टर में कितने परसेंटेज से कैसे ग्रो करना है, ये बात करो। अब हम वेग बातें नहीं करते, और अगर वेग बातें होती हैं तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन गोल्स एंड स्मार्ट गोल्स। एंड एज एन एचआर हमारा ये काम है कि हम ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प आउट करें कि उनके जो गोल्स हैं वो कैसे स्मार्ट में कन्वर्ट हो। और वही काम जो है ना, वो बिजनेस डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, स्ट्रेटजी डिपार्टमेंट जो होता है कंपनी का, उसका एक्चुअल काम ही ये होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन की विश लिस्ट होती है ना, उस विश लिस्ट को स्मार्ट कैसे किया जाए। फिर दूसरी स्ट्रेटजी जो है वो कंटिन्यूस फीडबैक एंड कोचिंग होनी चाहिए। वो ये होनी चाहिए कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए कि साल के आखिर में बैठे हाँ भाई हमने क्या अचीव किया, ओ हो लॉस हो गया, नहीं। इसलिए वो एनुअल रिव्यूज की बजाय रेगुलर मंथली मीटिंग्स होनी चाहिए। मंथली मीटिंग्स कॉन्सेप्ट वो मीटिंग नहीं है, वो एक्चुअली स्ट्रेटजी है, जिसमें सिर्फ चाय और पापे नहीं बटने चाहिए, जिसमें एक्चुअली ये मकसद होना चाहिए कि हम देखें कि वेयर वी आर लैकिंग, व्हाट वी नीड टू डू टू इंश्योर दैट व्हाट वी आर डिजायर वी गोइंग टू अचीव। ये रियल लाइफ एग्जाम्पल में भी है कि फॉर सपोज किसी का वेट लॉस का प्लान है, और वो बोले कि जी 6 महीने के बाद, 6 महीने का मेरा वेट लॉस का प्लान है, और वो मंथ ऑन मंथ में आके अपना वेट ना चेक करे, अपना बीएमआई चेक ना करे, तो फिर अगर वो 6 महीने बाद जाएगा बोलेगा ओहो मेरा तो वेट बढ़ गया। तो ये बहुत लाइव एग्जाम्पल है। अगर आपने डिसाइड किया है कि यू वांट टू लूज वेट, सो यू नीड टू हैव अ चेक इन बैलेंस के यार मैं मंथ में क्या हूँ। अगर मैं मंथ में मेरा वेट बढ़ रहा है तो डेफिनेटली आई नीड टू लुक इनटू इट कि मैं क्या खा रहा हूँ, मैं कितना सो रहा हूँ, मैं कितनी एक्सरसाइज कर रहा हूँ। तो अगर मैं उस चीज पे एग्री हूँ, मेरा वेट लॉस हो रहा है, चीजें हो रही हैं, तभी जाके मैं 6 महीने पे अपना डिजायर रिजल्ट अचीव कर पाऊंगा। बट अगर मैं डायरेक्टली आज के बाद 6 महीने बाद अपना वेट चेक करूंगा और इन बिटवीन में कोई चेक एंड बैलेंस नहीं रखूंगा, तो ये बहुत मुश्किल ही है कि मेरा वेट जो है वो कम होगा। फिर अब जब हम मंथली मीट कर रहे हैं, जब आप मंथली मीट करें तो डेफिनेटली हमें फिर कुछ इंडिकेटर्स बनाने होंगे, कुछ परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स बनाने होंगे कि यार अगर मैं 6 महीने में 10 किलो कम करने की बात कर रहा हूँ, तो एटलीस्ट मेरा जो वेट है वो 1.5 किलो के आसपास तो कम होना चाहिए पर मंथ, 1 किलो के आसपास तो कम होना चाहिए। अगर 1.5 टू 1.7 पे हो रहा है तब जाके तो मैं कुछ सही पे हूँ। लेकिन अगर मेरा वेट उल्टा बढ़ रहा है तो डेफिनेटली आई नीड टू डू समथिंग एल्स टू इंश्योर कि मेरा वेट कैसे कम होगा। एंड आई थिंक दिस इज अ वेरी रेलेवेंट एग्जांपल फॉर ऑल ऑफ अस। ठीक है, हर खुशी का किसी की ख्वाहिश होती है लेकिन बस कोई कर नहीं पाता। खैर, and the last and then the next strategy is not the last, is that एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग पे काम होना चाहिए कि यार डेफिनेटली अगर मुझे सेल्स बढ़ानी है तो मेरे सेल्स के लोग इतने इक्विप्ड होने चाहिए, इतने पर्सोनिफाइड होने चाहिए, इतने टैलेंटेड होने चाहिए कि वो मेरी चीज़ों पे मुझे रिजल्ट्स ला के दे। फिर ये बहुत ओल्ड थॉट प्रोसेस है कैरेट एंड स्टिक का, कि आपने सिर्फ स्टिक नहीं दिखानी होती, आपने कैरेट भी दिखानी होती है, आपने अवार्ड्स देने होते हैं, आपने अप्रिसिएशन देनी होती है, आपने अप्रिशिएट करना होता है ताकि लोगों को लगे कि हाँ यार दे आर गोइंग ऑन द राइट डायरेक्शन। फिर नेक्स्ट जो है वो परफॉर्मेंस इवेल्युएशन मेथड्स हैं, जिसमें ऑब्जेक्टिव बेस्ड, जिसको एमबीओ बोलते हैं, ठीक है, फीडबैक सिस्टम होता है, 9 बॉक्स होते हैं, बहुत सारे मैकेनिज्म है, लेकिन बहुत मोस्ट कॉमनली यूज जो होते हैं वो एमबीओज हैं जो कि ऑब्जेक्टिव बेस्ड होते हैं। एंड देन द फीडबैक पार्ट, सही। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है टेक्नोलॉजी एंड एनालिटिक्स। अब टेक्नोलॉजी एंड एनालिटिक्स जो है, जैसे कि आज का आप कोई भी अच्छा सॉफ्टवेयर लगाएं तो वो आपको सब कुछ सॉफ्टवेयर के थ्रू ही निकाल के दिखा देता है कि जी गोल्स क्या है, कितना परसेंट अचीव किया है, कितना क्या परफॉर्मेंस चल रही है, क्या लैकिंग है। तो एआई भी इसमें इंटरवीन हो गया, तो एआई आपको और इन बिल्ट इन डेप्थ रिपोर्ट्स दे देता है। सो दिस इज समथिंग विच इज वेरी वेरी substantial and important for the current human resource phenomena. कोई सवाल यहाँ तक? Also,
अच्छा, बिकॉज आई डोंट वांट टू इंटरवीन एट दैट टाइम, सो डेफिनेटली मेरे पास एक क्विज है जो कि मैं आप लोगों को अभी ब्रेक टाइम में दूंगा, आप इसको करें और ब्रेक के बाद हम इसके रिजल्ट्स लेंगे, क्योंकि आई रियली वांटेड टू नो हु यू आर। तो ये क्विज जो है वो पर्सनैलिटी असेसमेंट क्विज है, जो ये बताएगा कि आप हीरो है बाय पर्सनैलिटी, एडवोकेट है या विलन है। ठीक है, तो मैं ये लिंक अभी आपको ग्रुप में दे देता हूँ, फिर आप इसको ओपन करके इसको सॉल्व करें और 15 मिनट के बाद हम दोबारा मिलते हैं। लिंक यही रहेगा, मैं लिंक क्लोज नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, सी यू आफ्टर 15 minutes.